वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग डेंसिटी पढ़ रहे थे, रिलेटिव डेंसिटी पढ़े थे, है ना। तो यहां पर एक चीज है कि अगर हम लोगों को ये पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, या आप इसको बोल सकते हैं 1 ग्राम पर सीसी, या इसको आप बोल सकते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये सारी बातें एक ही हैं और इन तीन सब बात जो लिखी हुई है सब एक ही बात है, जो भी लिखा हुआ आप एक ही समझना है। या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतना आपका वाटर का डेंसिटी होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। और इसको आपको याद रखना है, दिया नहीं रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी हमको पता है, रिलेटिव डेंसिटी है किसी सब्सटेंस का डेंसिटी बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, तो अगर किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी हमको पता है और उस सब्सटेंस का डेंसिटी निकालना है, तो रिलेटिव डेंसिटी में जब डेंसिटी ऑफ वाटर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकल जाएगा। इसका मतलब है कि रिलेटिव डेंसिटी में अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेंसिटी निकलेगा सीजीएस यूनिट में, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन सीजीएस यूनिट। और रिलेटिव डेंसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से, तो ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकलेगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकलेगा इन एसआई यूनिट में। जैसे अगर हम बोले कि रिलेटिव डेंसिटी जो है ऑफ Hg यानी मरकरी, Hg किसको कहते हैं? मरकरी को, वो 13.6 होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कल बात हो रही थी। तो जब हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg हमको अगर पता हो गया, तो डेंसिटी ऑफ अगर Hg हमको सीजीएस यूनिट में लिखना है तो इसको इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे तो इतना ही रह जाएगा 1, तो इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डायरेक्ट हम लिख देंगे अगर सीजीएस में लिखना होगा तो। लेकिन जब एसआई यूनिट में लिखेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 13600 किलोग्राम पर मीटर। तो इस तरह से हम लोगों को किसी भी चीज का रिलेटिव डेंसिटी अगर मालूम है तो हम लोग आसानी से उसकी डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं आगे। देखते हैं हम लोग ये डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करें। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड अगर कैलकुलेट करना है, या हमको डेंसिटी भी कैलकुलेट करना है, डेंसिटी भी कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड, तो वेरी सिंपल है। सबसे पहले इसको हम वी कैलकुलेट मास, वी कैलकुलेट और मेजर इट्स मास बाय यूजिंग रेड बैलेंस। सबसे पहले हम एक रेड बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे और इसका मास मेजर करेंगे। फिर हम इसका बी मेजर इट्स वॉल्यूम, सेकेंड स्टेप जो होगा इट्स वॉल्यूम बाय यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर। हम लोग बी मेजर इट्स वॉल्यूम बाय यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर, याद है आपको कि हम इस तरह से एक मेजरिंग सिलेंडर लिए थे जिसमें कि यहाँ वॉल्यूम का दिया रहता है 10 ml, 20 ml, 30 ml, और इसमें हम कुछ वॉल्यूम वाटर भर लिए थे V1 वॉल्यूम, और इसमें उस सॉलिड को जो था, कोई भी सॉलिड रेगुलर इरेगुलर सबका निकल जाएगा, इसमें डुबा दिए थे। तो इसका वॉल्यूम कुछ बढ़ गया था इतना, तो ये जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम था इतना, यही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था, यानी वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड था वो V2 माइनस V1 था। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड V2 माइनस, यानी जो हम डुबाए थे तो जो वॉल्यूम बढ़ा था वही सॉलिड का वॉल्यूम था। तो हम मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करके जब वॉल्यूम पता कर लिए और यहां से डेंसिटी पता हो, मास पता हो गया,
तो जब हम आराम से डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बराबर मास ऑफ सॉलिड, जो कि हम यहां से कैलकुलेट किए हैं ऊपर से, और बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और वेरी सिंपल, जब डेंसिटी ही पता लग गया तो रिलेटिव डेंसिटी जब निकालना होगा हमको, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड में डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी पता चल जाए। तो इस तरह से हम किसी भी सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग लिक्विड का जब निकालेंगे, ये भी वेरी सिंपल है लिक्विड का भी, कि कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड और डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। हमको कोई भी एक चीज पता होगा तो दूसरा चीज निकल जाएगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी पता है तो डेंसिटी निकल सकता है, डेंसिटी पता है तो रिलेटिव डेंसिटी पता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर हमको मालूम है। तो इसका कोई भी बहुत सिंपल है। अगर हमारे घर में बोतल होता है, तो हमारे घर में बोतल होता है, ये एक बोतल है हमारे घर में जो मौजूद है, कुछ भी का बोतल, कोको कोला का बोतल है, कोई भी सीसी ग्लास का जो बोतल होता है शीशा का, वो कोई भी बोतल हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? तो अगर हम आपसे पूछें, आप कोको कोला का बोतल खरीद के लाते हैं, 1.25 लीटर होता है, तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, इस बोतल का वॉल्यूम दिया हुआ, यानी इस बोतल का वॉल्यूम जो है कितना लीटर है, 1.25 लीटर, तब ना इसमें उतना ही पानी भरा है जितना वो कोको कोला भरा है, जितना उसमें उसका वॉल्यूम है उतना उसमें कोको कोला हम भरे। तो हमारे घर में बहुत सारे ऐसे बोतल हैं जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब हमको इसमें यहां पर वॉल्यूम नहीं जानने का भी कोई जरूरत नहीं कि हमको ये वॉल्यूम का वैल्यू पता होना चाहिए, इस तरह का कोई बात नहीं हो सकती। हमको वॉल्यूम नहीं भी पता रहेगा तो काम चल जाएगा। तो जैसे वॉल्यूम इसका मान लीजिए हम मान लेते हैं कि V है, हमको नहीं पता है कि इसका 1.25 लीटर वॉल्यूम है, लेकिन इसका जो V वॉल्यूम है वो फिक्स है ना, ये वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं बार बार, तो ये वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं, जब बार बार इसका वॉल्यूम फिक्स है तो याद कीजिए जब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर तो किए थे। तो इसको हम जब ब्रेक किए थे, मास ऑफ सब्सटेंस बटा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो हम लोग किए थे कि अगर ये वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बराबर हो वॉल्यूम ऑफ वाटर के, ये दोनों कट गया था, तो हम इसको लिखे थे कि मास ऑफ सब्सटेंस बटा मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो देखिए अब हम लिक्विड को ही ना, अब सब्सटेंस में सॉलिड को तो इसमें भर नहीं सकते, लोहा लगता है तो भर के उसका डेंसिटी नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि उसका रेगुलर से बॉडी नहीं होगा और वो बहुत सारा स्पेस इसमें खाली रह जाएगा। अगर पूरा स्पेस भरा जाता तो वो भी निकल जाता। तो अब हम जब अगर कोई लिक्विड मान लीजिए मिल्क का हम डेंसिटी निकालना चाहते हैं, ऑयल का डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो उसको इसमें भरा जा सकता है और उसका भी वॉल्यूम भी होगा, और पानी भी भरेंगे तो उसका भी वॉल्यूम भी होगा। तो यहां पर इस वाले को हम संभव हो पाएगा ना करना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसे मेजर करने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और कैसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इस बोतल का मास नापेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप 1, मीजर मास ऑफ बोतल। लेटेम ये मास आया है। स्टेप 2, इसको भर दीजिए पानी से, फिल्ड अप इट विथ वाटर।
कंप्लीटली लगा सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड। इसको पानी से भर दीजिए और तब फिर इसको माप देन मेजर इट्स मास। अगेन इसका मास नापिए, लेट आया m1, यानी इसका हम इसमें पानी भर दिए और तब इसका हम मास नापे, तो उसका मास यानी पानी का भी मास हुआ और इस बोतल का भी मास हुआ। तो पानी कितना, अगर मान लीजिए इस बोतल का मास 10 ग्राम था, पूरा पानी भर दिया और तब आया 60 ग्राम, यानी 50 ग्राम ही ना पानी इसमें भराया, यानी तब मास ऑफ वाटर कितना आया, कितना आया m1 माइनस m। बोतल का मास m था, पूरा जब भर के तौले थे तो m1 था। उसके बाद स्टेप 3, अब इसको हम कंप्लीटली फिल्ड इट विथ लिक्विड। अब इसको उस लिक्विड से भर दें, दूध या ऑयल से, जिसका कि लिक्विड होज डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी वी हैव टू मेजर, जिनका डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी हम लोग को मेजर करना है, उससे इसको भर दिया। तब फिर मास इसका आया, मान लीजिए m2, मेजर इट्स मास, ये आया m2। तो m2 आया तो हम इसमें लिक्विड कितना भरे, देन मास ऑफ लिक्विड कितना होगा, तो m2 माइनस m हो जाएगा, क्योंकि m2 अब मास था पूरा लिक्विड भरने के बाद नापे थे, तो उसमें भी बोतल का मास तो इंक्लूड था ना, तो बोतल का मास जब हम घटा देंगे तो हमारा लिक्विड का मास आ गया। अब देखिए तो दोनों चीज में, वाटर में और लिक्विड में क्या फिक्स है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सेम हो गया दोनों का, लिक्विड का भी उतना ही वॉल्यूम जितना वाटर का भी वॉल्यूम। हमको बोतल के वॉल्यूम को जानकारी कोई जरूरी नहीं है कि बोतल का वॉल्यूम को जानकारी होना चाहिए, यानी हम घर में किसी भी बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका वॉल्यूम हमको नहीं भी पता, कम से कम ये तो पता है कि उस बोतल का वॉल्यूम फिक्स है, बदलेगा नहीं, इसमें जितना हट रहा है तेल पानी जो भी उतना ही हटेगा, तो फिक्स है। तो अब भी वॉल्यूम का ही निकला, भी वॉल्यूम वाटर भी था और भी वॉल्यूम लिक्विड भी था, तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी वाला फार्मूला चल जाएगा। क्या था रिलेटिव डेंसिटी वाला फार्मूला, कि मास ऑफ सबस्टेंस बटा मास ऑफ सेम वॉल्यूम, है ना, तो मास ऑफ लिक्विड बटा मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ लिक्विड कितना हो गया, लिक्विड का मास ये निकाले थे m2 माइनस m और इसका m1 माइनस m वाटर का, यानी इससे रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगा। आज जब रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगा तो डेंसिटी निकालने के लिए रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेंसिटी निकल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग किसी भी लिक्विड का डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से हम अपने घर में, है ना, बस खाली एक बोतल चाहिए या कोई ऐसा बर्तन चाहिए जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, जिसका वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो, हम कुछ दूसरा भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते। तो ये था किसी भी लिक्विड का और किसी सॉलिड का हम डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद जो है, जो 7 क्लास का बुक है आपका, उसमें और ये जो आपका बुक है, यहां पर जो हम लोग ये जो बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आपका बुक एक स्पेशल नाम दिया है, इसको बोला है डेंसिटी बोतल या रिलेटिव डेंसिटी बोतल, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी बोतल कुछ नहीं, घर का हमारा एक बोतल है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, तो इसमें कोई नया चीज नहीं है ना, उसी को हम डेंसिटी मेजर करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया रिलेटिव डेंसिटी बोतल। अब ये जो आपका जो एक्स्ट्रा बचा हुआ चीज था 7 क्लास वाले लोगों का, वो पूरा हो चुका है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हम सेलेक्ट करके बताएंगे, अगर आपको पूछना होगा तो आप भी अपना डालिएगा, तो उसको हम बताएंगे। इसमें एक स्पीड दिया है,
तो स्पीड कुछ नहीं, हम लोग आगे तो मोशन में पढ़े हुए, तभी हम आपको डिस्कस करते रहे हैं कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यानी अगर मान लीजिए आप यहां से चलना शुरू किया और यहां चले, इस पूरे चलने में ये d दूरी चले, आप ये d डिस्टेंस चले और इसको चलने में आपको टाइम लगा 30 सेकंड। तो पर यूनिट टाइम यानी यूनिट टाइम में आप जितना चले, यानी सिंस 30 सेकंड में आप d डिस्टेंस कवर किए तो 1 सेकंड में कितना कवर किए, d बाई, इसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। यानी स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। और डिस्टेंस क्या होता है, अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जाए तो ये पाथ लेंथ होता है, पाथ लेंथ कवर्ड बाई ए बॉडी। यानी जो रास्ता आप चलते हैं, आप यहां से पटना गए 2 किलोमीटर, वापस आए 2 किलोमीटर, तो मान लीजिए कि ये टोटल डिस्टेंस अगर कहा जाएगा तो ये 4 किलोमीटर हुआ, है ना। तो डिस्टेंस 5 जो आप कवर करते हैं उसकी लंबाई होती है। इसकी यूनिट की जहां तक बात हो तो इसका यूनिट जो होता है वो एसआई यूनिट में अगर लेके चलेंगे तो एसआई में डिस्टेंस लेंथ है, मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन इसका यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं किलोमीटर पर आवर भी, है ना। तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़े थे, है ना, तो सिंपल कन्वर्ट कर सकते हैं आप यहां पर। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर, इसको 1000 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दीजिए और आवर को 60 × 60 सेकंड लिख दीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 5, यानी ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको चेंज करना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड, अगर 2 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 × 2 हो जाएगा। और यही उल्टा अगर करिएगा 1 मीटर पर सेकंड बराबर लिखना चाहिए तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, 5 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट भी करते हैं, जो आपका 7th क्लास के बुक में है। और अब जो 8 में है, कुछ और भी पढ़ना है 8 में, 8 के किताब में फ्लोटेशन दिया हुआ है ना, तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे कि आखिर कोई बॉडी फ्लोट कैसे करता है। तो आखिर कोई बॉडी फ्लोट कैसे करता है। तो हम लोग फ्लोटेशन पर, अब जो है ये एक छूटा हुआ टॉपिक था जो 8 क्लास के बुक में है ना, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख ले फ्लोटेशन के बारे में। फ्लोटेशन हम किसको कहते हैं कि जब हम किसी बॉडी को हम पानी में डालते हैं और वो तैरने लगता है, वो डूबता नहीं, तो उसको हम कहते हैं फ्लोटेशन। और जो डूब जाता है उसको कहते हैं सिंक, कि वो सिंक कर गया। तो अब आता है इसमें हम कि आखिर कैसे ये तैरता है, तो बॉडी कैसे डूब जाता है। यहां पर देखिए 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए, एक चीज है फोर्स। फोर्स क्या है?
तो ये काउज ऑफ मोशन है, ऐसे हम कह सकते हैं, काउज ऑफ मोशन, यानी मोशन का कारण है फोर्स। आप कहते हैं कि फोर्स जो है पुल एंड पुश है, हम किसी चीज को खींचते हैं या हम किसी चीज को धक्का देते हैं। तो हम किसी चीज को खींचते हैं और किसी चीज को धक्का देते हैं, वही फोर्स है। अब ये फोर्स भी बहुत सारा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे कि पूरा यूनिवर्स गवर्न होता है, पूरा यूनिवर्स गाइड होता है कि सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रहा है, अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है, सन अपने गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना। तो ये सिस्टम चल रहा है। अब गैलेक्सी भी यूनिवर्स के सेंटर के चारों ओर घूम रहा है, हर एक चीज घूम रहा है। रेस्ट में स्टेबिलिटी नहीं है, मोशन में स्टेबिलिटी है। आप देखते हैं कि साइकिल अगर चलाते हैं आप, तो साइकिल खड़ा रहता है तो आप देर से खड़ा रह पाते हैं, लेकिन चलने में वो सीधा रहता है कि नहीं, तो स्टेबिलिटी मोशन में आता है, इसलिए सब चीज मूव कर रहा है। तो आप देखिए, जब हम बात कर रहे हैं फोर्स की, तो फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स के, डायनामिक्स उसका नाम होगा, उसमें फोर्स की ही चर्चा होगी। लेकिन अभी भी हम लोग का ये फ्लोटेशन पढ़ना है, तो थोड़ा सा पढ़ के ही बढ़े आगे। तो फोर्स को हम कह सकते हैं कि दैट फिजिकल क्वांटिटी when act on a body then bring change or try to bring change। चेंज किसमें, तो इन द स्टेट ऑफ मोशन और इन शेप एंड साइज। कहता है कि फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी बॉडी पे जब लगता है तो वो चेंज लाता है या चेंज लाने का कोशिश करता है। स्टेट ऑफ मोशन यानी मोशन के अवस्था में, गति के अवस्था में या तो परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का कोशिश करता है, तो ये चीज कहलाता है फोर्स। अब आते हैं बात कि जैसे मान लीजिए कैसे चेंज लाता है, तो मान लीजिए कि कोई बॉडी रेस्ट में है, आप इधर से इसको धक्का लगाते हैं, हम देखते हैं कि अगर भारी बॉडी है तो थोड़ा देर नहीं, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, हल्का बॉडी है आराम से चल जाता है, आराम से चलने लगता है। तो हम ये रेस्ट में था और इसको मोशन में लाया, ये स्टेट में चेंज हुआ। कोई बॉय, कोई लड़का दौड़ के आता रहता है, हम उसको पकड़ लेते हैं, तो वो दौड़ के कोई बॉडी पहले मोशन में है, उसको फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और वो रेस्ट में आ जाता है। उसी तरह से या आप देखते हैं कि गेंद आ रहा होता है दौड़ के, आप बैट से फोर्स लगाते हैं, गेंद में रुकता नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है, तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाता है, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाता है। और शेप एंड साइज में भी चेंज आता है। आपके एक कोई स्प्रिंग है, मान लीजिए आप इसको खींचते हैं, इलोंगेट कर जाता है, क्या कर जाता है, इलोंगेट कर जाता है, तो शेप एंड साइज में भी चेंज आता है। तो इस तरह से हम फोर्स करते हैं। अब यहां पर हम कहते हैं कि जैसे आप देखते हैं, जैसे हम दीवार में धक्का लगाते हैं जाके, फोर्स तो लगाते हैं लेकिन दीवार मूव करता है, नहीं करता है। यानी जितना फोर्स हम दीवार पे लगाते हैं, दीवार भी हम पे उतना ही फोर्स लगाता है। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। लेकिन ना हम मूव करते हैं ना दीवार मूव करता है। लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे कि आप दीवार में बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिए होंगे तो आप पीछे फिसल गए होंगे, ऐसा आप देखे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे ये दीवार है, आप यहां पे हैं
फोर्स लगा रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ तो आपको मालूम होगा, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कहीं भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। नहीं भी मालूम है तो हम पढ़ेंगे आगे। तो जितना फोर्स आप दीवार पे लगाएंगे उतना फोर्स दीवार भी आप पर लगाएगा, लेकिन दीवार मूव नहीं कर रहा है, आप भी मूव नहीं कर रहे हैं। या कभी कभी आप देखते हैं कि हम दीवार पे ज्यादा कस के धक्का लगाते हैं तो हम पीछे फिसल जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि अब आप देखिए दीवार को, देखिए ये दीवार है, दीवार पे आप इधर फोर्स लगाए तो क्या दीवार इस जमीन से अटैच नहीं है, ऊपर छत से अटैच नहीं है, छत और जमीन इसको पकड़ के नहीं रखा दीवार को, तो वो दोनों भी तो इस पे फोर्स लगाया दीवार पे, वो दोनों इसको इधर जाने से रोका ना, तो इधर जाने से कैसे रोकेगा? तो वो दोनों अपोजिट फोर्स लगाया, और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों फोर्स इक्वल एंड, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तब ना दीवार जो है ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है। अगर दोनों में से कोई एक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, जैसे आपको दो बच्चा ऐसे हाथ खींच रहा है, जिधर का फोर्स ज्यादा होगा उधर आप खींचा जाइएगा, तो जिधर का फोर्स ज्यादा होगा उधर खींचा जाइएगा। अगर दोनों तरफ का फोर्स बराबर है तो दोनों तरफ पे किसी तरफ नहीं खींचाइएगा, दोनों एकदम आप बीच में रहिएगा ऐसे खड़ा। तो वही चीज है कि अगर इस पे रिजल्टेंट फोर्स हो जाता, किसी का भी फोर्स बड़ा हो जाता तो उधर दीवार गिर जाता, अगर इधर का फोर्स बड़ा होता इधर लोग गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे हम टेबल है इसको ऐसे धक्का लगाते हैं, या एक किताब है इसको ऐसे उठाते हैं, तो हम ज्यादा फोर्स लगाए तब नहीं ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही ज्यादा जो भी कोई दोनों में से ज्यादा फोर्स हो जाता उधर दीवार गिर जाता, अगर इधर ज्यादा तो इधर गिरता, इधर ज्यादा, अगर वो जो ये दोनों फोर्स लगा रहा है ज्यादा तो इधर गिर जाता, इधर ज्यादा लगता था इधर, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। यानी दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है और एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, एक दूसरे को। उस तरह से अगर आप, ये आदमी था, ये दीवार इस पर इधर फोर्स लगा है, तो यहां पर जमीन है ना, ये पैर के पीछे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब ये फ्रिक्शन भी इधर लग रहा है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है और आप रेस्ट में है। लेकिन आप पीछे फिसल गए, इसका क्या मतलब था कि आप दीवार पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिए, तो दीवार भी इक्वल एंड अपोजिट आपने उतना ही ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो उतना ही ज्यादा फोर्स लगा दिया, और फ्रिक्शन नीचे उससे कम था, नीचे वाला जो सरफेस था वो स्लिपिंग था, वहां फ्रिक्शन कम था, तो फ्रिक्शन आपके फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाया वो दीवार वाला फोर्स को, तो आप पीछे फिसल गए, है ना। तो ये चीजें हैं। तो हम अभी यही समझा रहे थे आपको कि जब किसी भी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, तो बॉडी रेस्ट में होता है। वो बॉडी क्या में होता है? रेस्ट में। हालांकि वो यूनिफॉर्म मोशन में भी होता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन ये बातें अभी बाद में आगे आएगी। अभी आप बस यही समझिए कि जब भी किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है, तो बॉडी रेस्ट में होता है। यानी फ्लोटेशन के लिए भी यही चाहिए कि जब कोई बॉडी हम पानी में डालें, तो हम लोग बेड का नाम सुने थे, बेड का नाम सुने थे ना, ये अर्थ का ये mg सुने थे, जो कि अर्थ सबको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कोई बॉडी, ये कोई है, इसमें पानी है, ये वाटर है, तो यहां कोई बॉडी रखे आप, तो mg तो इसमें नीचे अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा ना नीचे की ओर, तो जरूर कोई फोर्स ऊपर की ओर हो जो कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाए। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो बॉडी रेस्ट में हो जाए। बॉडी क्या में हो जाए? रेस्ट में हो जाए। तो इसको हम बॉयंसी फोर्स करते हैं, बॉयंसी फोर्स करते हैं, और ये किसी भी लिक्विड के इनसाइड लगता है, किसी भी लिक्विड के इनसाइड ये फोर्स लगता है, जिसको हम बॉयंसी या उत्प्लावन बल कहते हैं। इसको हम सब महसूस करते हैं। आप जैसे देखिए, हम लोग क्लास में हैं, कभी कभी मौका आता है कि बेंच उठाना पड़ता है। हम लोग क्लास में कभी कभी मौका आता है बेंच उठाते हैं। तो मान लीजिए बेंच है, ये बेंच है, ये बेंच है हमारा,
इसका वजन है 50 kg, यानी इसको अर्थ कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? 50 इंटू जी, हम जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं तो 500 न्यूटन। तो इसको उठाने के लिए हमको एकदम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स चाहिए, और इतना फोर्स हम लगाएंगे तो उठा लेंगे। तो अगर हम अकेले इसको उठा रहे हैं, तो हम पूरा का पूरा 500 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। लेकिन अब हम दो दोस्त आ गए, दो फ्रेंड, एक इधर से पकड़ लिया, एक इधर से पकड़ लिया, तो हमको 500 न्यूटन का ही फोर्स लगाना है, तो दोनों फोर्स बराबर बराबर बटेगा कि नहीं? यानी बेंच अब हमको सिर्फ, दोस्त को नहीं, सिर्फ हमको हल्का लगेगा। अकेले हम 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, अब हम कितना लगा रहे हैं? 250 न्यूटन। यानी जब हम अकेले कोई फोर्स लगा रहे होते हैं, अब कोई बॉडी को उठा रहे होते हैं तो हमको भारी लगता है, और जब हमारे साथ कोई उठाने वाला होता है तो हमको हल्का लगता है। तो हल्का लगता है, तो आप इसी चीज को फील किए होंगे वाटर के अंदर, कि जब पानी के अंदर आप किसी बॉडी को उठाते हैं, ये मास का बॉडी है, इसको आप ऊपर उठा रहे होते हैं, तो पानी के अंदर जब इसको आप उठा रहे होते हैं तो आपको हल्का लगता है, लेकिन जैसे ही पानी के बाहर लाते हैं वो भारी लगना शुरू हो जाता है। आप नहीं भी किए हैं तो आज करके देखिएगा, कोई एक बॉडी लीजिएगा भारी, उसको पानी के अंदर ऐसे उठाइएगा, और पानी के अंदर ऐसे उठाइएगा, और जैसे वो पानी के बाहर आएगा वो भारी लगने लगेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसका मतलब है कि पानी के अंदर कोई मेरा हेल्प कर रहा है। तो पानी के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर एक बायंसी फोर्स लगता है, जो ऊपर की ओर लगता है। जो क्यों लगता है? किधर लगता है? ऊपर की ओर। क्यों लगता है? तो क्यों लगता है ये आगे अभी हम बताएंगे कि क्यों लगता है। तो अभी आप समझिए कि पानी के अंदर एक ऊपर की ओर फोर्स मौजूद होता है, जिसका नाम है उत्प्लावन या बायंसी फोर्स, जो हमारा हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए बॉडी 10 kg का था, तो इसको उठाने के लिए 10 इंटू जी, हम जी का वैल्यू अगर 10 ले रहे हैं तो 100 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाना पड़ता है हमको। अब पानी के अंदर ये हमको हल्का क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे साथ एक दूसरा 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है बायंसी, तो हम 60 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं। और जैसे ही बाहर आया बायंसी लगना खत्म हो गया, तो ऐसे ही हमको कितना न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा? 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि किसी भी लिक्विड के अंदर एक फोर्स मौजूद है, जिसको हम बायंसी फोर्स कहते हैं, और इसका डायरेक्शन एभव होता है। अब हम आते हैं कि काउज ऑफ बायंसी क्या है, आखिर बायंसी लगता क्यों? तो बायंसी को समझने के लिए हमको थोड़ा प्रेशर को समझना है। प्रेशर जो है क्या? आप कहते हैं जब बैलून फुलाते हैं, सब लोग बैलून फुलाते हो, जैसे जैसे फुलाते हैं बैलून बड़ा होते जाता है, उसका साइज बड़ा होते जाता है। तो साइज जब बड़ा होते जाता है, उसका प्रेशर अंदर से बढ़ता है ना। तो प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी मान लीजिए कोई एरिया है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, ये एरिया ए है, तो ए एरिया पर फोर्स एफ लगा रहे हैं, तो यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगाइएगा, इसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है पास्कल, इसको हम पीए से दिखाते हैं, पास्कल ऐसा यूनिट है ना। तो ये प्रेशर होता है। अब मान लीजिए कहीं पर प्रेशर दिया हुआ है, कहीं पर क्या दिया हुआ है? प्रेशर, जो लिक्विड के अंदर जनरली रहता है। तो प्रेशर दिया हुआ है, फोर्स निकालना, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? ये एरिया इधर जाके गुना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो ये एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। और जो फोर्स का डायरेक्शन होता है ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। यानी जैसे अगर आप कहें कि आप एक बैलून फुलाए हैं, ये बैलून है और ये आप फुला रहे हैं, तो ये देखिए इस चारों तरफ ऐसे फोर्स लगेगा। ये जो अंदर का हवा है, जो प्रेशर है, एकदम से नॉर्मल, सब देख रहे हैं रेडियस में लग रहा है, यानी ये सारा फोर्स चारों तरफ एकदम लगेगा, यानी सब तरफ लगेगा। यानी कि अगर हम बात करें ये एरिया का, तो अगर नीचे वाला इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, तो इधर वाला एयर एकदम नॉर्मली नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, और इधर वाला एयर एकदम नॉर्मली ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि प्रेशर के कारण कैसे ये बायंसी क्रिएट होता है।
हम लोग जैसे जैसे पानी के नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है और ऊपर प्रेशर कम होता है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ज्यादा प्रेशर, तो मान लीजिए ऐसे कोई आप रखे हाथ, इधर ज्यादा प्रेशर है इधर कम प्रेशर है, तो आप कम प्रेशर की तरफ घूम जाइएगा कि नहीं? तो वही एक फोर्स होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऊपर की ओर। तो इसी को बायंसी कहते हैं। यही काउज ऑफ बायंसी, इसकी चर्चा आप नेक्स्ट क्लास में होगी। आज के लिए इतना ही है ना, ये दे दिया है आपके बुक में, इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। ऐसे इसके लिए अलग से चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स फ्लूइड, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।